Good morning, students. चलिए, we are going to start the next topic from our milling operations. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको. द नेक्स्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था. कई प्रकार के मिलिंग ऑपरेशंस और उसके टाइप्स एंड विद डायग्राम्स आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू विद बाय द मीडियम ऑफ वीडियोस. चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक होता है मिलिंग कटर्स का एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मिलिंग कटर्स. मिलिंग कटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के जैसे जैसे हमने ऑपरेशन देखा उसमें हर ऑपरेशन में अलग अलग प्रकार का कटर लगा हुआ था, है ना. जैसे कि प्लेन मिलिंग कटर, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था एंड मिलिंग कटर्स. उसी प्रकार से हमने देखा था फेस मिलिंग कटर्स, फिर फॉर्म्ड मिलिंग कटर्स. इस तरह के हमने अलग अलग प्रकार के कटर देखे थे. फिर जो टी स्लॉट कटता है वो, ठीक है, फिर एंगुलर मिलिंग कटर. ठीक है, इस तरह से बहुत प्रकार के मिलिंग कटर्स होते हैं. तो ये कटर्स जो होते हैं, ये एक तरह के, ये सारे कटर्स जो है डायरेक्टली स्पिंडल में माउंट नहीं होते. इनको माउंट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है आर्बर्स की, ठीक है, और फिर कॉलेट्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल कॉलेट्स की जरूरत पड़ती है, या फिर अडाप्टर्स की जरूरत पड़ती है. अडाप्टर्स की जरूरत हमको पड़ती है. ये अडाप्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया. जैसे कि हमारे मोबाइल में अडाप्टर लगाना पड़ता है ना अपने को चार्जिंग करने के लिए, अडाप्टर की जरूरत पड़ती है जो डीसी से एसी को चेंज करता है, ठीक है, या एसी से डीसी को चेंज करता है जिस तरह से. तो ये अडाप्टर्स, इसी तरह के अडाप्टर्स जो है मशीनिंग अटैचमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो ये अडाप्टर्स जो हैं स्पेशल एक मशीन के लिए डिजाइन किए जाते हैं स्पेशली, ताकि हम इसमें काम कर सकें. ठीक है, तो ऑल द मिलिंग कटर्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द आर्बर कॉलेट्स एंड द अडाप्टर्स एट मशीनिंग अटैचमेंट. लेट्स सी व्हाट इज आर्बर. लेट्स डिस्कस आर्बर. मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्बर इज अ स्मॉल शाफ्ट. ठीक है, it is a very accurately made shaft, actually accurately made shaft जिसका one end, whose one end has a taper which fits into the corresponding taper in the machine spindle. ठीक है, और ये सारे के सारे जो आर्बर होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है फॉर द रोटरी मिलिंग कटर्स. ठीक है, ये जो आर्बर्स होते हैं ना, इट holds and drives the cutters. ठीक है, इसके अलग अलग साइजेस होंगे, इसके अलग अलग स्टाइल्स होंगे, अलग अलग नंबर. जैसा कटर वैसा हमको आर्बर बनाना पड़ता है. ठीक है, वैसा डिजाइन होता है. नाउ व्हाट इज अडाप्टर्स. अडाप्टर जैसे मैंने बताया कि अडाप्टर्स आर मतलब वेराइटीज ऑफ मिलिंग कटर्स के लिए अलग अलग मिलिंग कटर के अलग अलग अडाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है. और इसको भी डायरेक्टली हम लोग अडाप्टर्स को भी मिलिंग स्पिंडल में लगाते हैं, ताकि जिस भी मिलिंग कटर्स के लिए अडाप्टर्स को डिजाइन किया गया है वो उसको ऑप्ट कर सके. ठीक है, और प्रॉपरली ऑपरेशन को चला सके. ठीक है, और व्हाट इज कॉलेट. कॉलेट के बारे में मैंने अर्लियर आपको लास्ट वीडियोस में जब मैंने टरेट पढ़ाया था आपको बताया था कि दो तरह का कॉलेट होता है. एक की 30 डिग्री एंगल होती है, एक की 45 डिग्री होती है. तो आप उसको उस यूनिट से आप देख लेंगे. ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप के अडाप्टर्स होते हैं. ठीक है, नाउ this everything, the adapters and the arbors and the collets are done, are used. क्यों यूज होता है? To give the proper feed. All these experiments all these machinery parts are used to give proper feed, है ना. जितना हमको फीड चाहिए वो मिलना चाहिए, प्रॉपरली स्पीड मिलना चाहिए हमको, जितना हमारा डिजायर्ड डेप्थ ऑफ कट है
वो हमको मिलना चाहिए। और कोई भी वाइब्रेशन वाइल ऑपरेशन जब चल रहा है उस दौरान पे हमारे मिलिंग कटर्स में किसी भी तरह का वाइब्रेशन या कोई भी हिलना डुलना या कोई भी हल्का सा भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। तभी हमको प्रॉपर फीड स्पीड और डेप्थ ऑफ कट हमको जो चाहिए वो हम ले पाएंगे। तो ये फीड और स्पीड और डेप्थ ऑफ कट डिजाइन कैसे होते हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन। व्हाट इज द कटिंग स्पीड, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमको कटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा है बाय द टेलर्स इक्वेशन, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। टेलर्स इक्वेशन इज व्हाट इज टेलर्स इक्वेशन। सबसे पहले तो हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। ये हमको वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, जहाँ पे वीसी विल बी, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वीसी विल बी मिलिंग कटिंग स्पीड। ओके, तो उसको हम पाई डी एन, डी इज द डायमीटर एंड एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन और दिस इज द यूनिट। ओके, अब ये कटिंग स्पीड को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स दिस कटिंग स्पीड्स, it depends upon the first very prior is the properties of the material being cut, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल बीइंग कट, जिस मटेरियल को हम काटने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उसकी गुणवत्ता पर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम स्पीड कितना रखेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर है डायामीटर, डायामीटर ऑफ द मटेरियल बीइंग कट, किसका डायमीटर कितना है, डायमीटर जानते हैं आप, यानी व्यास। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कटर टीथ कितना ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारे मिलिंग कटर की साइज कितनी बड़ी है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ कटर टीथ होगा उसमें। ठीक है, तो जितना छोटा होगा मिलिंग कटर का साइज उतना ही कम उसमें कटिंग टीथ होगी। तो नंबर ऑफ कटर टीथ पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फीड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, एंड ऑल्सो द वेरी मेजर थिंग इज कूलेंट, हम कूलेंट कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कटिंग स्पीड कितनी रखेंगे। नाउ व्हाट इज फीड एंड व्हाट इज डेप्थ ऑफ कट, फीड क्या होता है, लेट डिस्कस अबाउट द फीड। ये सारी चीजें, इसमें फीड हम कैसे निकालेंगे, फीड फीड इज अ रेट, feed is a rate at which workpiece is fed into the cutter, कटर के सामने वर्क पीस को हम कितनी तेजी से लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे फीड। ठीक है, तो फीड जो है 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, विद द 3 मेथड्स वी कैन कैलकुलेट द फीड। ठीक है, फीड पर टूथ, यानी कितने मिलीमीटर पर टूथ ऑफ कटर। ठीक है, फिर फीट पर रिवोल्यूशन, ठीक है, और फिर फीट पर मिनट। ये इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले फीट पर टूथ, फिर फीट पर रिवोल्यूशन, फीट पर मिनट। तो फीट पर मिनट के लिए आसानी से हम निकाल सकते हैं, फीट पर मिनट, इसका एक फॉर्मूला है, फीट पर मिनट इक्वल्स टू फीट पर रिवोल्यूशन इनटू कटर स्पीड। अगर हम इसको F से रिप्रेजेंट करें, इसको FT से रिप्रेजेंट करें, देन इट्स Z into N, where what is FT, here FT is the feed rate per
tooth, and Z is the number of teeth on the cutter. ठीक है, this is feet per teeth. Now next calculate about discuss about the depth of cut. डेप्थ ऑफ कट क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये होता है कि हम कितना मटेरियल एक बार जब हम पास करते हैं अपने मशीन टूल के सामने में अपना वर्क पीस को, जब वर्क पीस और मशीन टूल आपस में टकराते हैं तो एक बार में जितना मटेरियल रिमूव कर पाता है टूल वर्क पीस में से, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो वो जो डेप्थ ऑफ कट है वो हम, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं अपन। इट इज डिफाइंड एज द थिकनेस, it is defined as the thickness of the layer of material removed in one pass of the workpiece अंडर कटर। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि एक बार में जो फर्स्ट आमना सामना होता है टूल और कटर का, कटर टूल और वर्कपीस का, तो जितना मटेरियल रिमूव हो पाता है ना, दैट इज कैलकुलेटेड एज इन द यूनिट mm। ठीक है, और दैट इज डिफाइंड एज अ डेप्थ ऑफ। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट हम 3 mm भी रख सकते हैं, हम 8 mm भी रख सकते हैं, या 3 mm से लेकर के 8 mm तक की भी डिजाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, मगर इस तरह से हमको रफ कट मिलता है। ये हमारे रफिंग कट्स होते हैं। ओके, और जब हम डेप्थ ऑफ कट इज लेस देन 1.5 mm हम रखते हैं ना, तो हमको फिनिशिंग कट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज दिस आर द डेफिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ कट, फीड एंड कटिंग स्पीड। ठीक है, इसके नोट्स आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। टूल होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सा था? टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या क्या है हमारे पास में? आर्बर्स हैं, कॉलेट्स हैं, अडेप्टर्स हैं, ये सब क्या है? टूल होल्डिंग डिवाइसेस में आते हैं। ओके, तो ये टूल होल्डिंग डिवाइसेस मतलब जो टूल को पकड़ कर रखता है। वर्क मतलब जो जिस लोहे के टुकड़े में या लकड़ी के टुकड़े में हमको काम करना है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्क होल्डिंग, वर्क। ठीक है, और उसको जो होल्ड करके, होल्ड मतलब पकड़ करके रखने वाला यंत्र, उसको हम बोलेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो ये कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा बेंच वाइज, आपने देखा है लेग वाइज भी होता है, बेंच वाइज भी होता है। ठीक है, कई तरह के क्लैम्प्स होते हैं। तो ये कितने और अलग, इसमें और कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टी बोल्ट्स होते हैं, स्ट्रैप क्लैम्प्स होते हैं, एंड पैड्स, फिर होता है प्लेन वाइज, फिर होता है स्विवल वाइज, और इसी में आता है यूनिवर्सल वाइज। फिर आपने चक भी देखा हुआ है, यूनिवर्सल चक। आप रोटरी टेबल के बारे में भी जानते हैं, जो कि स्पिंडल के नीचे जस्ट लगी हुई होती है, बेड के ऊपर होती है, जिसमें हम वर्क को रख करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी में होता है डिवाइडिंग हेड, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। और जो सबसे कॉमन है वो है फिक्सचर्स और जिग और फिक्सचर्स के बारे में मैंने कई बार कई लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज जिग एंड व्हाट इज फिक्सचर्स। जिग इज अ टूल होल्डिंग डिवाइस एंड फिक्सचर्स आर द स्पेशली डिजाइन्ड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, व्हाट आर द क्लैम्प्स, व्हाट आर द पैड्स, प्लेन वाइज, स्विवल वाइज, यूनिवर्सल चक भी देखा है आपने। रोटरी टेबल के बारे में भी मैंने कई फोटोज और कई इमेजेस के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। लेट लेट डिस्कस अबाउट द क्लैम्प, है ना। क्लैम्प के बारे में पता करते हैं कि व्हाट इज क्लैम्प, किस तरह के क्लैम्प आखिर टूल होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो क्लैम्प यूज किए जाते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ इफ पॉसिबल। ये एक तरह का क्लैम्प बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये एक तरह का क्लैंप है। सो दिस इज द क्लैंप। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज अ फिंगर क्लैंप। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये होल रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें माउंट कर देते हैं, टेबल के ऊपर में फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर वर्क को फंसा देते हैं, ताकि इस वाले पोर्शन में ये जो स्लॉट है, ये होल जैसा रहता है। ठीक है, और ये बाकी जो पार्ट पार्ट रहता है, ये सॉलिड रहता है। तो इसमें इस स्लॉट में अपन इसको फिक्स कर देते हैं, और उसके ऊपर वो इतना मजबूत पकड़ होती है कि ताकि ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस नो वाइब्रेशन एंड किसी भी तरह का हिलना डुलना या किसी तरह की हलचल ऑब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा स्थिर होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं फिंगर क्लैम्प्स। इसी तरह का यू क्लैम्प भी होता है। मैं डायग्राम बना के कोशिश करती हूँ आपको बताने की। हम्म, ये कलर बन गया। ये मैंने एक छोटा सा यू क्लैम्प बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे इस तरह से भी एक क्लैम्प होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ यू क्लैम्प। ठीक है, ये 3D मैंने लिया है। यहाँ पर ये पूरा इस तरह से होता है। यू क्लैम्प में भी अपन उसको फंसा करके
ऑब्जेक्ट को फंसा करके काम कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेन स्लॉटेड क्लैंप भी होता है, प्लेन स्लॉटेड क्लैंप, ठीक है। तो प्लेन स्लॉटेड क्लैंप भी इसी तरह का ही होता है, बस इसमें ये दोनों तरफ में जो छोटे छोटे शाफ्ट लगे हैं, ये शाफ्ट ना होकर के ये प्लेट्स होते हैं इसमें, ठीक है, वो काम करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लैंप्स। वाइस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, व्हाट आर द वाइस, बेंच वाइस आपने देखा है, कॉलेज में भी अवेलेबल है, आपको आइडिया है व्हाट आर द वाइस। ये क्या करते हैं, वाइस वाइस आर यूज्ड फॉर द स्मॉल होल्डिंग स्मॉल एंड रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कई बार इनको टेबल में भी माउंट किया जाता है और कई बार इनको फ्लोर में भी माउंट किया जाता है, जिसमें दो जॉ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसके बीच में आपको क्लैंप दिया रहता है, ठीक है, और उसको आप क्लैंपिंग उसमें कर पाते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्री के वर्क पीस को आप एक सर्टेन साइज है, उससे ज्यादा का साइज का ऑब्जेक्ट आप वाइजेस में नहीं लगा सकते, तो वाइज भी अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार तो ऐसे हो गया, ब्लैक लेग वाइज और बेंच वाइज, और दो तीन प्रकार होते हैं जिसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग हम वाइज को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज दिस आर द अदर टाइप्स ऑफ स्विवल वाइज, यूनिवर्सल वाइज। चक के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये राउंड होता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो है वो स्लॉट्स बनाने के लिए, स्प्लाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रोटरी टेबल भी जो है वो बेड से अटैच रहता है, आप लोगों ने देखा है। फिक्सचर्स के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कशन कर चुकी हूँ, ठीक है, तो इन सब का डेफिनेशन आप लिख लेंगे। द न्यू थिंग अबाउट द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आर द दिस डिवाइडिंग हेड्स। तो डिवाइडिंग हेड्स के बारे में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट आर द डिवाइडिंग हेड्स, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट डिस्कस अबाउट द डिवाइडिंग हेड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक भी है, कई बार क्वेश्चन में आया है। डिवाइडिंग हेड्स, डिवाइडिंग हेड्स को हम इंडेक्सिंग हेड्स भी बोलते हैं। डिवाइडिंग हेड्स को इंडेक्सिंग हेड भी कहा जाता है, एंड इट इज एन अटैचमेंट। ये एक तरह का अटैचमेंट होता है फॉर दी मिलिंग मशीन टेबल, है ना। मिलिंग मशीन टेबल में अटैचमेंट फॉर मिलिंग मशीन टेबल। अब इसका काम क्या होता है, डिवाइडिंग हेड मतलब जैसा नाम बता रहा है ना, डिवाइडिंग हेड्स, ये क्या करता है कि अगर कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, सपोज एक सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो इसके सरकमफ्रेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, ताकि हम, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 4 स्लॉट्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, डिवाइडिंग हेड्स विल डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा, ताकि हम इसमें प्रॉपर जो भी हमारा, जैसे मैंने होल्स बोला, इसी तरह से हम इसमें स्प्लाइंस बनाना चाहें, या फिर हम कोई स्क्वायर कट करना चाहें, या फिर हम कोई हेक्सागोनल कट करना चाहें, तो इस तरह से हम, स्क्वायर रहेगा तो 4 स्प्लाइंस रहेगी, तो जितने नंबर ऑफ स्प्लाइंस हमको चाहिए उतना, इस हेक्सागोनल 6, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट्स में जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्कपीस हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स एज पर द डिजाइन मटेरियल, ठीक है, बाय द डिवाइडिंग हेड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉर दोनों की डिस्टेंसेस, आपस में जो सर्कल्स बने हैं इनके डिस्टेंस आपस में एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर एंगल में होना चाहिए, तो ये सब चीज को आसान करने के लिए यू डोंट हैव टू मेजर ऑन द लाइक स्पॉट, so we provide indexing head attachment which automatically divides the circumference of the components for grooving, gear cutting of splines, hexagons and squares etc, ठीक है, ठीक है। इंडेक्सिंग हेड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आई हैव दिस इमेजेस ऑफ इंडेक्सिंग हेड, ये देखिए, दिस आर द प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पे ये इंडेक्सिंग हेड है, ये इसके इंडेक्सिंग हेड है, ओके। जो डिवाइस जिसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, दिस इज द स्पिंडल, ओके। इसी तरह से एक और प्रकार का इंडेक्सिंग हेड है, ये देखिए, ये भी एक तरह का इंडेक्सिंग हेड है, ठीक। यहाँ से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इस इंडेक्सिंग हेड का ये जो इंडेक्सिंग प्लेट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ होल्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे होल्स होते हैं, विद अ क्रैंक एंड अ पिन। क्रैंक यहाँ पे, ये देखिए, ये क्रैंक है, यहाँ पे पिन के थ्रू ये इसके साथ में अटैच हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है, जो इंडेक्स क्रैंक होता है, इट ड्राइव्स द स्पिंडल, स्पिंडल को ड्राइव करने के काम आता है थ्रू द वॉर्म गियर, जिसमें जो वॉर्म गियर जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टूथ 40 होते हैं,
ठीक है, इसका वीडियो वगैरह भी है अवेलेबल, आप लोग उसको यूट्यूब में देखिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में डालूंगी आपको। ठीक है, तो इट इट कंसिस्ट ऑफ अ, इसका नोट्स आप लोग लिख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ होल्स with a crank and a pin। ठीक है, the index crank drives the spindles and live center through a worm gear। ऐसा गियर, वर्म गियर, जिसमें कम से कम 40 टूथ होना चाहिए, तो ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन करते हैं इसमें। ओके, तो इसका एक डेजिग्नेशन भी होता है, जिसमें जैसे उसका डेजिग्नेशन होता है 1:2, प्लेट नंबर 1 का, प्लेट 1 का 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 होल्स। इस तरह के डेजिग्नेशन को कहते हैं ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन्स। ठीक है, ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन्स का इस तरह से डेजिग्नेशन होता है डिवाइडिंग हेड का। डिवाइडिंग हेड के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, प्लेन डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। ठीक है, प्लेन डिवाइडिंग हेड होता है एक टाइप, दूसरा होता है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, तीसरा होता है ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। तो प्लेन डिवाइडिंग हेड जैसे समझ में आता है कि इट इज हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, इसको हैंड ऑपरेटेड ही करते हैं। ओके, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड भी हैंड ऑपरेटेड होता है, या फिर इसमें गियर भी अटैच किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, तो कि ये हैंड ऑपरेटेड रहेगा कि गियर ड्राइव रहेगा, ये भी सिंपल, कंपाउंड, डिफरेंट और मल्टीपल इंडेक्सिंग के लिए दोनों यूज होता है ये। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर ये जो है मोस्ट प्रिसीशन अटैचमेंट होता है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम होती है, और प्रिसीशन इंडेक्सिंग वर्क के लिए। ठीक है, और इंडेक्सिंग की एक्यूरेसी को चेंज करने के लिए, ताकि दूसरे डिवाइडिंग हेड्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट है, ऑप्टिकल इन डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा एज पर माई लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।